कांग्रेस से कपिल सिब्बल एक तरह से धक्के मारकर निकाल दिए गए। बावजूद इसके कपिल सिब्बल का दिल कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा धड़कता है। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए अपमान को भूलकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि सिब्बल को आज भी सबसे ज्यादा मामले कांग्रेस के इशारे पर ही मिलते हैं, जिसका ताजा उदाहरण वक्फ कानून है, जिसकी पैरवी ही कपिल सिब्बल करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की पैरवी भी कर रहे हैं। इनमें से ही एक मामला नेशनल हेराल्ड घोटाले का है, जिसे सोनिया और राहुल गांधी ने महज 50 लाख खर्च करके हड़प लिया था। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि ईडी अब नेशनल हेराल्ड की तमाम संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने जा रही है, कपिल सिब्बल तुरंत एक्शन में आ गए। सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियां जब्त करने की कोशिश कर रही है। सिब्बल का दावा है कि ये संपत्ति अखबार की है और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सरकार ईडी के जरिए अब नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये जो संपत्ति है वो अखबार की है, इसलिए कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को पैरालाइज किया जा सके। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है जितना इन लोगों के पास है। ये चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष देश में न रहे। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार एजेंसीज का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन देश चल रहा है फादर ऑफ डिक्टेटरशिप से। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। ये लोग दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देते। ये मुस्लिम हिंदू के एजेंडे पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की कुर्की से डरने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अखबार की 780 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की साजिश रची, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक अखबार की है, जिसे पंडित नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ के रूप में 3 भाषाओं में शुरू किया था। उन्होंने इस अखबार के जरिए लोगों की जागरूकता पैदा की और ये लोगों की आवाज़ थी। पीएम मोदी और अमित शाह ने ऐसे अखबार के खिलाफ साजिश रची है। असल में मामला भी यही है। नेशनल हेराल्ड की तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने पैसे दिए थे, तब जाकर ये अखबार शुरू हुआ था। सरकारों ने जमीन दी थी, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी ने साजिश करके इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया। उस प्रॉपर्टी को जो नेहरू खानदान की नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ था। इसके पहले ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे। इसके अलावा मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया, जो उस बिल्डिंग की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर है। अब उन्हें हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा। ईडी की जांच में सामने आया कि केस में करीब 988 करोड़ रुपए की काली कमाई हुई है। इसी वजह से 20 नवंबर 2023 को AJL की संपत्ति और शेयर अटैच किए गए थे, जिसकी कीमत करीब 751 करोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। फर्जी तथ्य और बेबुनियाद आरोप लगाकर केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई बड़ा मोर्चा जीत लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। केजरीवाल बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में खुद इस कदर फंस गए कि सोशल मीडिया पर लोग अब उनके मजे लेने लगे हैं। असल में बीजेपी को बदनाम करने के लिए केजरीवाल ने अखिलेश यादव के एक पोस्ट का सहारा लिया, ये देखे बगैर कि वो पोस्ट महज 2 साल पुराना है और उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खुद को पढ़ा लिखा नेता बताने वाले केजरीवाल ने खुद ही अपनी फर्जियत करवा ली। एक यूजर ने लिखा कि बड़ी जल्दी है सर जी, बिना तारीख देखे ही ज्ञान बांट दिया। तो एक और यूजर ने लिखा कि पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता भी पढ़ी लिखी होती है, क्या खोज निकाली है। तो एक यूजर ने लिखा कि अब कितनी फजीहत करवाओगे अपनी फेक न्यूज फैलाकर। असल में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाया। गुजरात मॉडल को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है, दिल्ली में भी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार हो और इन्होंने वहां शिक्षा का कबाड़ा न किया हो। इस मॉडल के तहत अब ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। केजरीवाल समाजवादी पार्टी
के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा शेयर की गई एक 2 साल पुरानी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें एक न्यूज की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि 157 स्कूल्स में 10वीं कक्षा में कोई भी छात्र पास नहीं हुआ। ये न्यूज रिपोर्ट मई 2023 में प्रकाशित हुई थी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था कि गुजरात मॉडल ही फेल हो गया। गुजरात में 157 स्कूल्स में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। भाजपा हटाएंगे, भविष्य बचाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में कई निजी स्कूल्स में कथित फीस वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से भाजपा सरकार के तहत माफियाओं के चंगुल में फंस गई। हाल ही में फीस वृद्धि को लेकर स्कूल में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लोग एक बार फिर पूरी तरह से शिक्षा माफिया की दया पर हैं। शिक्षा माफिया की हिम्मत कैसे हुई कि वे हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करें, क्योंकि नेता और मंत्री उनकी जेब में हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले हुआ करते थे। सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों को दिल्ली में हो रहे हालात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिभावक निजी स्कूल्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा के मंत्री सरकारी स्कूल खेल रहे हैं। उन्हें समस्या वाली जगह जाकर उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन वे निजी स्कूल मालिकों से डरे हुए हैं। आतिशी मरलेना बीजेपी की सरकार पर हमला करने के लिए लगातार ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिसकी आंच में आखिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को झुलसना पड़ता है। बीजेपी सरकार पर बिजली कटौती का मुद्दा केजरीवाल को जब भारी पड़ने लगा तो स्कूल में फीस बढ़ाने के मामले को सामने लाया गया। हालांकि निजी स्कूल्स पर फीस बढ़ाने की रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन केजरीवाल लगातार उसी मुद्दे को एक तरह से घिस रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आतिशी मरलेना ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उछाल दिया जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों फंस गए। मतलब कि आतिशी मरलेना एक तीर से 2 शिकार करना चाह रही हैं और चाहती हैं कि केजरीवाल और सिसोदिया दिल्ली के मामलों में अपनी टांग न फंसाएं। इसलिए अब आतिशी मरलेना ने सीधा सीएम रेखा गुप्ता के पति को निशाने पर लिया और कहा कि अब सीएम के पति दिल्ली के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। और इसके साथ ही आतिशी मरलेना ने एक तस्वीर जारी की और सवाल किया कि किस हैसियत से रेखा गुप्ता के पति अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। असल में पंजाब में केजरीवाल और सिसोदिया न सिर्फ अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं बल्कि सीधा सीधा आदेश भी दे रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल को सुपर सीएम और भगवंत मान को पंजाब का डमी सीएम कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इन रेखा गुप्ता के पति के बहाने आतिशी मरलेना ने केजरीवाल से अपना पुराना हिसाब चुकाने की कोशिश की, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की सत्ता सुनीता केजरीवाल के हाथों में थी और घोषित तौर पर आतिशी डमी सीएम थी। सुनीता केजरीवाल सीएम के दफ्तर में बैठकर वीडियो शूट कर रही थी। सरकार अफसर माननीय सीएम मैडम लिख रहे थे। यही वजह है कि बीजेपी ने एक तरह से आतिशी मरलेना का काम आसान करते हुए सीधा केजरीवाल पर सुनीता केजरीवाल पर हमला बोल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी मरलेना से ताबड़तोड़ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब केजरीवाल भी नहीं देना चाहेंगे। सचदेवा ने पूछा कि जब आतिशी मुख्यमंत्री थी तब अरविंद केजरीवाल उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया करते थे और क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? मुख्यमंत्री कार्यालय में आतिशी को अपनी कुर्सी के पास एक प्रतीकात्मक खाली कुर्सी लगवाई गई थी। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं था? सुनीता केजरीवाल जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री कक्ष में बैठकर जनता को संबोधित किया, क्या ये ठीक था? भूपेंद्र चौबे नाम के एक व्यक्ति सचिवालय में सक्रिय दिखाई दिए, जिनका सरकार से क्या संबंध था? फाइल नोटिंग्स में अधिकारियों ने सुनीता केजरीवाल को माननीय मुख्यमंत्री मैडम लिखा, क्या ये उचित है? आम आदमी पार्टी ने डिग्री घोटाला में जेल जा चुके नेता की पत्नी को विधायक बना दिया, क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आखिर में सचदेवा कहते हैं कि रेखा गुप्ता एक जनप्रिय नेता हैं और आतिशी को अपनी पोस्ट हटाकर इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये राजनीतिक मर्यादा की मांग है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने एक्स हैंडल पर एक फोटो जारी किया था जिस पर लिखा है कि ये फोटो ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं वह दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता हैं। पार्टी ने लिखा कि यह बेहद ही खतरनाक, चिंतनीय और शर्मनाक है। एक अन्य पोस्ट में आम आदमी पार्टी ने लिखा कि पहले के समय में सुनने में आता था कि किसी गांव की महिला प्रधान या सरपंच का काम उसका पति, भाई या बेटा देख रहा है। महिला केवल नाम की सरपंच हुआ करती थी और सारा कामकाज उसके घर के पुरुष ही देखते थे। अब वह दौर खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार अभी पुराने दौर पर वापस आ रही है। दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, न कि कोई मुख्यमंत्री का पति। शराब घोटाला मामले में 6 महीने जेल की हवा खाकर जमानत पर बाहर निकले केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी तरह हर वो नेता जेल जाए जिसके खिलाफ मामले चल रहे हैं। बड़ी बात ये कि केजरीवाल इसके लिए किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं हैं। कभी के दोस्त रहे राहुल गांधी को लेकर भी केजरीवाल के ऐसे ही उच्च विचार हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस और केजरीवाल दोनों ही हैं, लेकिन खास तौर से केजरीवाल ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
जाहिर है केजरीवाल ये सब पंजाब चुनावों को ध्यान में रखकर कांग्रेस को निशाने पर लेना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले को ओपन एंड शट केस बताया और सवाल उठाया कि कांग्रेस नेताओं को अभी तक इस मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां सिर्फ चुनाव के दौरान ही एक दूसरे का विरोध करती हुई दिखती हैं। असल में दोनों पार्टियां एक ही हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस मिली हुई हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो ये दोनों ऐसे मामले उठाते हैं। बीजेपी के पास पिछले 10 सालों में इतनी एजेंसियां हैं कि नेशनल हेराल्ड केस तो अब ओपन एंड शट केस है। इसका मतलब है कि मामला बिल्कुल साफ है और इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसीज केजरीवाल को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर सकती हैं तो कांग्रेस नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया। कक्कड़ का मानना है कि ये दोहरा रवैया दिखाता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ तो मिली भगत है। आम आदमी पार्टी के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के औचित्य पर भी नए सिरे से सवालिया निशान लगा सकता है। वैसे देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या जांच एजेंसीज कांग्रेस नेताओं पर कार्यवाही करेंगी या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। कक्कड़ के बयान से एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस के गांधी परिवार पर निशाना साध रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के बीच हुई कड़वी लड़ाई के बाद केजरीवाल की पार्टी का यह बयान दोनों दलों के रिश्तों के निर्णायक मोड़ पर जाने की बात को साबित करता है, क्योंकि आपने एक तरह से अब कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में किस तरह का राजनीतिक मोड़ लिया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस में आरोप है कि इस अखबार की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया गया। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेता जांच के दायरे में हैं। इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है। एजेएल कंपनी ही नेशनल हेराल्ड अखबार और वेबसाइट चलाती है। इस कंपनी को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल करती है। यंग इंडियन कंपनी में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़े भागीदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय अधिवेशन के समाप्त होते ही कांग्रेस में गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक खलबली है। वजह राहुल गांधी जिस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं वो बहुत सारे नेताओं को मंजूर नहीं। हालांकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कई सारे बड़े फैसले किए। इसका असर कांग्रेस पर आने वाले दिनों में दिख सकता है। लेकिन इस जरूरी मौके पर प्रियंका वाड्रा का मौजूद न होना कई सवाल खड़े करता है। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा था, लेकिन पार्टी की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी नदारद थीं। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये सेटबैक था। बीजेपी ने इसका पूरा फायदा भी उठाया। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से प्रियंका वाड्रा की अनुपस्थिति को अनदेखा करना मुश्किल था और वो गांधी भाई बहनों के भीतर के मामलों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी प्रमुख पार्टी कार्यक्रम को छोड़ने का फैसला किया। भारत जोड़ो यात्रा से उनकी स्पष्ट अनुपस्थिति ने भी अटकलों को जन्म दिया था और अब एक और हाई प्रोफाइल कार्यक्रम से उनके गायब होने से स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल उठना भी लाजिमी है क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद प्रियंका संसद नहीं पहुंची। व्हिप से भी जरूरी ये था कि वक्फ बिल पर बहस के दौरान पूरे देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देना। प्रियंका गांधी ने इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका गंवा दिया, या ये भी संभव है कि उन्हें ये पता चल गया हो कि बोलने वालों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, इसलिए संसद जाने से बेहतर वे विदेश चली गईं। क्योंकि बावजूद सबके प्रियंका वाड्रा को भी पार्टी ने संसद में कम ही मौके दिए हैं, ये जानते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा प्रियंका की मास अपील है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी प्रियंका वाड्रा को बार बार नजरअंदाज कर रही है या फिर प्रियंका कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पसंद नहीं कर रही हैं। सवाल तो कई उठ रहे हैं क्योंकि वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में राहुल गांधी अब अकेले नहीं पड़ेंगे।
प्रियंका ने लोकसभा में पहुंचते ही हर दिन टीवी और अखबारों की हेडलाइंस लूटना शुरू कर दिया। उनका बैग का रंग, उनकी ऊपर छपी हुई फोटो की खबरें बनने लगी और अचानक उन्होंने दिखना ही बंद कर दिया। इसके बाद गुजरात अधिवेशन के दौरान उनकी अनुपस्थिति ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हालांकि पार्टी ने सफाई दी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस दौरान देश में नहीं थी। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी अनुपस्थिति को लेकर पहले ही अनुमति ले ली थी। राजनीतिक गलियारों में उठ रही चर्चाओं को विराम देने के लिए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में कुल 158 नेता शामिल हुए थे और 35 नेता शामिल नहीं हुए। जयराम रमेश शायद ये भूल रहे हैं कि प्रियंका गांधी उन 35 नेताओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका अगर बीमार नहीं है तो उन्हें विदेश जाने के बजाय गुजरात अधिवेशन को महत्व देना चाहिए था, और अगर उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया तो जाहिर है इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। प्रियंका को शुरू से ही परिवार में नजरअंदाज किया गया और सभी जानते हैं कि प्रियंका अपनी बातों को जनता के सामने बेहतर तरीके से रखती हैं, और यही कारण है कि बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी बहन प्रियंका के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव हारने के बाद भले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब चले गए, लेकिन सरकार में रहते दोनों नेताओं ने जो कारनामे किए वो आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जल्द ही दिल्ली सरकार के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब देने होंगे। बड़ी बात यह कि जब केजरीवाल और सिसोदिया से सवाल पूछे जाएंगे तब आतिशी मरलेना और कुलदीप कुमार भी मौजूद होंगे और इन दोनों से सवाल ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इतना गोलमाल कैसे हुआ। लेकिन लगता नहीं कि आतिशी मरलेना या कुलदीप कुमार अपनी पार्टी के बॉस से तीखे सवाल करेंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि बीजेपी के विधायक उनसे सवाल न पूछें। असल में मामला लोक लेखा समिति का है, जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसमें दिल्ली की आबकारी नीति, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और अन्य विभागों से जुड़ी हुई वित्तीय गड़बड़ियों की बातें सामने आई थीं और समिति को अपनी रिपोर्ट विधानसभा में 3 महीने के अंदर पेश करना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक अजय महावर ने बताया कि समिति की योजना है कि शराब नीति, प्रदूषण समेत अन्य विषयों पर जांच करने वाली विधानसभा की लोक लेखा समिति अगले हफ्ते पहली बैठक कर सकती है, और चूंकि समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी है, इसलिए पहली बैठक के बाद समिति तेजी से काम करेगी। महावर ने बताया कि समिति की पहली बैठक के बाद 3 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों को समिति के सामने पेश होने के लिए तलब किया जा सकता है, ताकि विधिवत जांच करके विधानसभा में रिपोर्ट को सिफारिश रखी जाए। पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर पहले ही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी द्वारा जांच चल रही है, लेकिन अब विधानसभा स्तर पर लोक लेखा समिति भी इस नीति से जुड़े फैसलों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करेगी। शराब नीति में अनियमितताओं समेत अन्य कैग रिपोर्ट्स की जांच करने वाली विधानसभा की लोक लेखा समिति में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, आप विधायक कुलदीप कुमार, बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत समेत कुल 9 सदस्य हैं। इसके अलावा पिछली सरकार में की गई 177 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द करने को लेकर दिल्ली सरकार के आदेश पर भी अजय महावर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आम आदमी पार्टी ने समितियों और बोर्ड में अपने नेताओं, विधायकों, प्रवक्ताओं और उनके रिश्तेदारों को बैठाया था। बीजेपी सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव कर केवल योग्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपेगी। और साथ ही सीआर पार्क विवाद को लेकर अजय महावर ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी 3 हिस्सों में बंट चुकी है और माहौल बिगाड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है, जबकि आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं।